Hello bachon. So how are you all? So today I am going to resume the chapter properties of water for you. So this will be the second lecture of properties of water for you. So I am starting from the page number 78. So the first topic is physical states of water. हम लोग पहले टॉपिक में ये बात करने जा रहे हैं कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर, पानी जो है उसकी भौतिक स्थिति क्या है। भौतिक स्थिति का मतलब क्या है कि पानी का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिजिकल शेप क्या है, पानी हमें किस रूप में दिखाई देता है ना। वाटर मेनली एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू इट्स वेपर और सॉलिड फॉर्म्स आल्सो। दिस इज डन बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो आमतौर पर हमारे आपके आसपास में पानी जो दिखता है वो किस अवस्था में है, किस स्टेटस में है, दैट इज इन दी लिक्विड फॉर्म। अगर विश्वास ना हो तो अपनी बोतल के पानी को देख लो है ना। तो हमारे बोतल में जो पानी है, नल से जो पानी गिरता है, हमारे बकेट में जो पानी है, मेरी ग्लास में टेबल पर जो पानी रखा है, सो ऑल द वाटर दैट इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म। तो जो रूम टेम्परेचर है या जो जिस टेम्परेचर में मैं तुम हम सब लोग जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, पर्टिकुलर इस रीजन में, तो आमतौर पर क्या टेम्परेचर है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, गर्मियों में 45 डिग्री, है ना। तो इस टेम्परेचर पर पानी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। लेकिन हम लोग इसका स्टेटस, इसका जो फिजिकल स्टेटस है उसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर, इसके आसपास का टेम्परेचर, इसके आसपास का तापक्रम बदल दें तो पानी हमारे आसपास में लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, ठंडा कर दें, तो ये पानी विल बी, द वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस, सॉलिड स्टेट, ओके। एंड इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज दैट टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन, तो पानी वेपर हो सकता है। तो पानी आमतौर पर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, इसे ठंडा करें, सॉलिड करें, ये बर्फ हो जाएगा जैसा कि हम फ्रिज के जरिए कर पाते हैं। और अगर पैन में रख कर के पानी को गैस स्टोव पर उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो ये गर्म होकर के वेपर, भाप बन जाता है। ये दो अलग अलग गैसों में बदल जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम लोग पानी का जो फिजिकल स्टेट्स है उसे हम चेंज कर सकते हैं जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक अबाउट चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। जो लिक्विड वाटर है उसे वाटर वेपर में, पानी के भाप में, वाष्प में कैसे चेंज करते हैं। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। तो ये बड़ी आसान सी एक्टिविटी है। क्या करना है, dip a handkerchief in water and then spread it on a wire in the open. It will dry out after some time. It happens because the water gets evaporated, that is changes into vapor form. So these water vapors go into the atmosphere. तो ये काम, ये एक्टिविटी करने की ज़रूरत क्या है, ये तो हम लोग रोज़ देखते ही हैं, करते हैं, आप भी करते होगे, घर की मम्मियाँ रोज़ करती हैं ना। आंगन में या छतों पर हम लोग तार बिछा करके रखते हैं और घर में जो भी कपड़े धुले जाते हैं, कई बार हम लोग अपने कपड़े खुद भी धुलते हैं छुट्टियों के दिन, संडे के दिन। तो आप देख सकते हो कि कपड़े को निचोड़ करके जब हम इन रस्सियों पर डाल देते हैं तो सोलर एनर्जी, सोलर हीट, सूरज की किरणों की गर्मी की वजह से इसके अंदर का जो पानी है वो धीरे 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 करके वेपर बन करके उड़ जाता है, ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना, और वो कपड़ा हमारा सूख जाता है। तो ये तो बड़ी ही सिंपल एक्टिविटी है, ये हम करते आए हैं, बस आज इसे समझ रहे हैं एक नए तरीके से कि कैसे पानी लिक्विड के फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होता है। और ऐसा करने वाला फैक्टर कौन सा है, तो ऐसा करने वाला फैक्टर है सूरज की गर्मी, सूरज की किरणें, है ना। एक्टिविटी नंबर 2, वॉश योर हैंड्स विथ वाटर बट डू नॉट वाइप देम। आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथ नलके के पानी से धोना है, लेकिन इसे आप तौलिए से, गमछे से पोंछेंगे नहीं, हैंकी से पोंछेंगे नहीं। क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि आपका हाथ सूख गया है। तो ये कैसे सूख जाता है, ये हाथ कैसे सूख जाता है, हाथ में जो पानी लगा हुआ था
वो भाप बन करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और होता कैसे है कि हमारे हाथ के आसपास में, हमारे शरीर के आसपास में जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, और थोड़ी सी हमारी बॉडी हीट भी जो है वो भी ये काम करती है कि हाथ में लगे हुए पानी को वेपर बना करके इवेपोरेटेड कर देती है ना। तो ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसके जरिए हम लोगों ने देखा कि कैसे पानी लिक्विड से वेपर में चेंज करता है। सो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये एक छोटा सा सिंपल डेफिनेशन है एंड यू शुड नोट इट, यू शुड रिमेंबर इट, क्योंकि एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है कि व्हाट इज इवेपोरेशन, एंड इन दैट केस यू विल हैव टू राइट दैट चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अब हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो पानी जो भाप बना हुआ है, वाष्प बना हुआ है, गैसियस फॉर्म में है, वो वापस लिक्विड फॉर्म में कैसे हो सकता है। सो लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न व्हाट हैपेंस टू वाटर वेपर व्हेन इट इज कूल्ड। तो अगली एक्टिविटी में हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है कि अगर हम वाटर वेपर को कूल करें तो क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं। तो इसको देख करके मैं आपको एक और एक्टिविटी भी बता सकता हूं जिसे आप घर में आसानी से कर सकते हो। तो पहले किताब की एक्टिविटी की बात करूं या जो दूसरी एक्टिविटी मैं बताने जा रहा हूं उसकी बात करूं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द एक्टिविटी डिस्कस्ड इन दिस बुक ऑन पेज नंबर 79 बॉटम सेक्शन। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक सम हॉट वाटर इन ए कप एंड कवर इट विथ ए सॉसर। आपको गर्म पानी लेना है, उसे एक कप में लीजिए और उसे एक छोटे से सॉसर से, एक प्लेट से ढक दीजिए। आफ्टर सम टाइम्स लाइक द सॉसर लिफ्ट द सॉसर, यू हैव टू लिफ्ट द सॉसर। थोड़ी देर के बाद में आपको उस प्लेट को उठा लेना है। यू विल सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिपोजिटेड ऑन इट। आप देखोगे कि वो जो सॉसर है, वो जो प्लेट है, उसके ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से से ज़्यादा नीचे के हिस्से में पानी की बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें चिपकी हुई हैं। सो द वेपर्स कमिंग फ्रॉम हॉट वाटर फॉर्म लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। तो जो भाप उस कप के गर्म पानी से निकल रही थी वो इस सॉसर के संपर्क में आ करके वापस पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जा रही है, क्योंकि सॉसर जो है ठंडा है ना। सॉसर जो है, प्लेट जो है वो ठंडा है, चूंकि वो रूम टेम्परेचर पर उसे उतनी गर्मी नहीं मिल रही है जितनी गर्मी उस कप के अंदर में है। तो इस ठंडक के संपर्क में आकर के कप का जो गर्म भाप है वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो रहा है। एक और एक्टिविटी यहाँ पर है, ये कंडेंसेशन के बारे में है, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं अपनी वाली एक्टिविटी बताऊंगा जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप सब बच्चों के घर में किचन में कुकर तो होगा ही ना, और आप अक्सर देखते होंगे कि अगर कुकर में दाल बनाते हैं, आलू उबालते हैं, तो उस केस में चावल पकाते हैं, तो उस केस में कुकर की सीटी बजती है, और सीटी बजने से क्या होता है, आप देखते हो कि सीटी से बहुत तेजी से भाप बाहर निकलती है, उसके वेंट से बहुत तेजी से भाप बाहर निकलती है। तो इस एक्टिविटी को सक्सेसफुली और अच्छे से करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको थोड़ी सी आइस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ओपन द फ्रिज, गेट सम आइस क्यूब्स फ्रॉम इट। आपको थोड़ा सा आइस क्यूब इसमें से निकाल लेना है, और आप इसे क्या करेंगे, इसे एक छोटे से पॉट में रख लीजिए। आप चाहो तो हाँ, आप ग्लास के अंदर भी रख सकते हैं, ग्लास, स्टेनलेस स्टील का ग्लास, उसके अंदर में आइस क्यूब्स को डाल दीजिए। अच्छा, अब जैसे ही कुकर की सीटी बजती है और उससे भाप निकलता है, तो आपको एक चिमटे से इस ग्लास को उस सीटी के लोकेशन पर ले जाना है, उसी नोजल के पास में, उसी वेंट के पास में जहां से भाप बाहर निकलती है। तो आप देखोगे कि ये जो भाप है ये उस ग्लास से टकरा करके, जिस ग्लास में आपने आइस क्यूब्स रखा हुआ उससे टकरा करके पानी की बूंदों में कन्वर्ट होकर के धीरे धीरे ग्लास के नीचे से टपक रहा है। तो
ये जो वेपर है, वाटर वेपर है, ये कैसे पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री के बराबर होता है और आइस क्यूब्स का टेम्परेचर 0 डिग्री 1 डिग्री के बराबर हो सकता है। तो ये वाटर वेपर आइस क्यूब्स की ठंडक के संपर्क में आकर के कंडेंस होकर के, ठंडा होकर के ये पानी की बूंदों में बदल जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया ना कि ग्लास के अंदर में आइस क्यूब्स है, वाटर अवेलेबल इन दी सॉलिड फॉर्म एज आइस, है ना, और जो भाप ग्लास के संपर्क में आकर के पानी की बूंदों में कन्वर्ट होकर के नीचे नीचे ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉपलेट्स बन करके, दैट इज इन दी लिक्विड फॉर्म, एंड द वेपर कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द नोजल, द वेंट ऑफ द प्रेशर कुकर इज इन गैसियस फॉर्म, दैट इज वेपर। ठीक है। अच्छा, अब अगली एक्टिविटी किताब की फिर से देखते हैं कि टेक ए ग्लास टम्बलर एंड पुट सम आइस इन इट। यहाँ भी बर्फ का इस्तेमाल करना है। ऑब्जर्व इट फॉर सम टाइम्स, वाटर ड्रॉपलेट्स विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर गेट कूल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टम्बलर containing ice and change into liquid water। तो यहाँ पर भी कंडेंसेशन का एक और एक्टिविटी दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे आसपास की हवा में जो नमी है, वाटर वेपर मौजूद है, जो इनविजिबल सा है, हमें दिखता नहीं है, वो हमारे शीशे के ग्लास में जो बर्फ रखा हुआ है उसकी ठंडक की वजह से ग्लास के बॉडी के संपर्क में आ करके वो पानी की बूंदों में बदल जाता है। इस एक्टिविटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट यू विल हैव टू वेट। लेकिन मैंने जो एक्टिविटी बताई ना प्रेशर कुकर वाली, आप उसमें बस उस इफेक्ट को इंस्टेंटली देख सकते हो। किस चीज़ का इफेक्ट? जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। चेंज ऑफ वाटर फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसे भी नोट करने की जरूरत है। हम लोगों ने अभी नोट किया था वेपोराइजेशन के बारे में, अब आपको एक और लाइन नोट करना है, दैट इज अबाउट कंडेंसेशन। इसे हिंदी में संघनन कहते हैं और वाष्पीकरण कहते हैं वेपोराइजेशन को। So such a process of conversion of water vapor into its liquid form occurs in nature also on a large scale. Can you guess when? तो एक दिलचस्प सवाल है कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैसे होता है? क्या कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में, हमारे वातावरण में भी ये पानी का जो वेपर है ये कंडेंस होता रहता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो आपको सोचना है और पता लगाना है। थिंक अबाउट क्लाउड्स। हाँ, मैं बादलों की बात कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा हिंट दिया, बाकी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज वाटर साइकिल, पानी का चक्र। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। सो वाटर फ्रॉम ओशन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स चेंजेज इनटू वेपर एज इट इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। These water vapors rise up. As they go very high, they get cooled and condensed to form tiny droplets of liquid water. In this way, clouds are formed. तो मिल गया ना जवाब, जो अभी अभी हम लोगों ने कंडेंसेशन का एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद एक बात कही थी जहाँ पर मैंने हिंट भी दिया था। क्या कहा था मैंने? थिंक अबाउट क्लाउड्स। तो अब हम पानी के चक्र, वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ है। क्या बताया जा रहा है कि समुद्र का पानी, महासागर का पानी, नदियों, झीलों, तालाब का पानी, ये सूरज की किरणों से गर्मी की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये भाप धीरे धीरे वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ता है। और जब ये बहुत ऊंचाई पर आते हैं तो बहुत ऊंचाई पर हिल स्टेशंस पर क्या होता है? वहाँ ठंडक होती है, वहाँ का टेम्परेचर हमारे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर से, जहाँ हम खड़े होते हैं, उससे कम हुआ करती है टेम्परेचर। हाँ, ज़्यादा नहीं होती, कम होती, इसीलिए उसे हिल स्टेशन कहते हैं, ठंडी जगह भी कहते हैं। लोग अक्सर गर्मियों में जाते हैं, आप सब लोग भी जाओगे। तो मैंने क्या कहा कि समुद्र से, नदियों से, तालाब से, इन सारे सरफेस वाटर के सोर्सेज से जब सूरज की गर्मी पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वाटर वेपर बन करके हमारे वायुमंडल में ऊपर उठता चला जाता है। और ऊपर आकर के जब ये वायुमंडल के उस क्षेत्र में पहुंचता है जहाँ पर ठंडक होती है, टेम्परेचर लो होता है, या आसपास में पहाड़ होते हैं, बर्फ के पहाड़ भी हो सकते हैं, तो ये भाप
कंडेंस होकर के, ठंडा होकर के पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये पानी की बूंदें इतनी बड़ी और इतनी वजनी हो जाती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर पाती, है ना, तो उसके बाद ये पानी की बड़ी बड़ी बूंदों में कन्वर्ट होकर के हमारे ज़मीन पर गिरती हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा कि जब पानी का भाप, ये जो वाटर वेपर है, नदियों का पानी, तालाब का पानी जब गर्म होकर के ऊपर बढ़ता है तो ऊपर जाकर के ये कंडेंस होता है, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। मतलब क्या कि वहाँ पर भाप की बड़ी संख्या मौजूद होगी, बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये भाप की जो बहुत बड़ी संख्या होती है, ये जो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए से होते हैं, तो कई बार ये सफ़ेद दिखते हैं और कई बार ये काले काले से भी दिखते हैं। तो ये होते क्या हैं? दे आर क्लाउड्स, वही तो बादल है। और यही बादल जब आसपास के पहाड़ के संपर्क में आता है और वहाँ पर इनका कंडेंसेशन बढ़ जाता है और वहाँ पर पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो एक दूसरे से मिलकर के जब बड़ी बूंदें बन जाती हैं, तब इन्हें ग्रेविटेशनल पुल को बर्दाश्त कर पाना, रेसिस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है और ये पानी की बूंदें बारिश के रूप में हमारी धरती पर गिर पड़ती हैं, है ना। As more and more water vapors condense, the drops of water in the clouds get bigger and bigger. Finally, they fall back on the earth as rain. A part of rainwater which falls on the earth sinks into ground. अब यहाँ हम बातें करेंगे कि ये जो बारिश का पानी है, धरती पर जो पानी बरसता है, तो आखिर ये पानी जाता कहाँ है? इसका कुछ हिस्सा हमारे ज़मीन के अंदर भी जाता है ना। Some of this groundwater is taken up by the plants and some of it goes to wells or springs. इस बारिश के पानी का कुछ हिस्सा ज़मीन पर जो पेड़ पौधे होते हैं, बगीचे में, खेतों में, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसमें से कुछ हिस्सा झरने में चला जाता है, तालाब में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, कुओं में चला जाता है, और इसमें से कुछ हिस्सा वापस हमारे ज़मीन के अंदर भी चला जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसे हम चापाकल से ड्रॉ करते हैं, ट्यूबवेल, बोरिंग से ड्रॉ करते हैं। Most of the rainwater goes back into the rivers and seas. From there, it again gets evaporated by the heat of the sun, and the cycle processes of evaporation of water from the earth's surface followed by its condensation is called water cycle in nature. और यही वाटर साइकिल है। क्या कि बारिश के पानी का काफ़ी सारा हिस्सा वापस कहाँ चला जाता है? नदियों में चला जाता है, तालाब में चला जाता है, महासागर में चला जाता है, और वहाँ से फिर से सूरज की किरणों, सूरज की गर्मी की वजह से ये भाप बन करके फिर ऊपर वायुमंडल में जाएगा, बादल बनेगा और फिर से बारिश होगी, फिर से नीचे आएगा धरती के सरफेस पर, और फिर से ये नदियों में, तालाब में, झरनों में जाएगा। यही नेचुरल वाटर साइकिल है। ये जो साइकिल है, वाटर साइकिल, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा डायग्राम मैं देख रहा हूँ पेज नंबर 81 पर, ये मैं शेयर भी करूँगा आपके साथ में, ठीक है। तो हमारी धरती पर ये जो लगातार नदियों, महासागर, तालाब के ऊपर में इवेपोरेशन प्रोसेस चलता रहता है, जिससे वहाँ का पानी भाप बन करके ऊपर उठ जाता है वायुमंडल में, और फिर वापस वायुमंडल में ऊपरी ऊंचाई की स्तर पर जा कर के ठंडा होकर के, कंडेंस्ड होकर के, वहाँ पर कौन सा प्रोसेस चलता है? कंडेंसेशन। ये वापस पानी का भाप पानी की बूंदों में कन्वर्ट होता है। ये बूंदें और बड़ी बड़ी होती हैं और बारिश होकर के हमारे ज़मीन पर गिरता है। इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं, वाटर साइकिल इन दी नेचर। सो रेन ड्रॉप्स व्हेन जस्ट फॉर्म आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पानी की बूंदें होती हैं, जब ये बनती हैं, इनके बनने का, इनके फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है? बादलों में जब पानी की बूंदें बनती हैं, वो पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ये वैसा ही होता है जैसा कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब पानी को हमने गर्म किया प्रेशर कुकर में, और उसके बाद में उसमें से निकलने वाले वेपर को किसी भी तरीके से ठंडा करके अगर हम इकट्ठा कर सकें, दैट विल बी डिस्टिल्ड वाटर। तो उतना ही प्योर वाटर हमारा रेनड्रॉप भी होता है जब ये बादलों में बनता है। बाय द टाइम दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ दे बिकम इम्प्योर बिकॉज दे डिजॉल्व मेनी हार्मफुल गैसेज
present in air and also get dust and smoke mixed up with them. लेकिन जब ये बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे की तरफ वापस सरफेस की तरफ में अपनी यात्रा करती हैं गिरने के क्रम में, तो इस बीच में हमारे वायुमंडल में जो अलग अलग गैसें मौजूद हैं, जो धूल कण मौजूद हैं या कुछ और भी हार्मफुल गैसें मौजूद हैं, धुआं वगैरह भी हो सकता है, तो उनके साथ में मिल करके धरती की सतह तक आते आते ये इम्प्योर हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसी स्थिति हो, भगवान करे ऐसी स्थिति कभी ना हो, ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो कि जब आपके पास में फ्रेश वाटर पीने के लिए अवेलेबल ना हो, या थोड़ी देर को मान लो कि आप समुद्र में हो, नाव में अकेले हो समुद्र में, तो आप समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, क्योंकि वो इतना सलाइन हो जाता है, इतना नमकीन होता है कि आपको उल्टियाँ हो जाएंगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन दैट केस यू कैन यूज रेन वाटर। उस समय में आप बारिश का पानी पीने के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि वो कम से कम समुद्री पानी से बहुत ज़्यादा शुद्ध है ना। तो बच्चों, इसी के साथ में ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। थोड़े से कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे एक नया शब्द है ट्रांसपिरेशन, ये बताना चाहूँगा, और इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स हैं उसे एक बार दोहरा लेते हैं। सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस सिमिलर टू इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन वाष्पीकरण के जैसा ही एक और प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, स्पेशली लीव्स। ट्रांसपोर्टेशन एड्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर Transportation adds to the amount of water vapor present in the air. Thus, it also plays a role in cloud formation. ये जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं ना हमारे आसपास में, फूल के पौधे हों, केले के पत्ते हों, बाग बगीचे हों, इन सब के साथ में क्या है कि इनकी पत्तियों में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। जब तेज़ गर्मी होती है, सूरज की किरणें तेज़ होती हैं तो, और उसमें पेड़ पौधों से ये पानी वेपर बन करके ऊपर हवा में चला जाता है ना। और इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, इसका भी एक रोल है बादलों को बनाने में, बादलों को और भी कंडेंस करने में, क्योंकि वहाँ पर नदियों के पानी से निकला हुआ वेपर भी शामिल है और पेड़ पौधों से निकला हुआ वेपर भी शामिल है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कीवर्ड्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज कंडेंसेशन, that is change of vapor form of a substance into liquid form on cooling. Evaporation, change of a liquid into its vapor form. Solute, the substance that gets dissolved in a medium to form a solution. Solution क्या है? It is a mixture formed when a substance dissolves completely in any medium. And what is solvent? SOLVENT. तो solvent क्या है? This is the medium in which a substance is dissolved to form a solution. तो हमारे आसपास में चारों तरफ में वाटर एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है। तो बच्चों, जल्दी ही मैं EVS जनरल साइंस के एक नए चैप्टर के साथ में आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।